गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इंडिया लेट्स स्टडी। तो आज आपकी जो है सीटेट के लिए मैथ्स की महामैराथन क्लास है, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट प्लस पेडागोजी बोथ सेक्शंस। जैसे कि आपको पता होगा सीटेट में आपके 15 मार्क्स का कंटेंट आता है एंड 15 मार्क्स की क्या आती है, आपकी पेडागोजी आती है। तो आप लोगों को क्या है, अब इस वीडियो के बाद कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स का डर अब आपको नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कंटेंट और पेडागोजी दोनों पोर्शन डिस्कस करेंगे। सारा जो है, पहले हम पेडागोजी का मटेरियल कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम जो कंटेंट के मेन चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर करेंगे, लेकिन अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो आप 30 में से 25 का स्कोर इजीली कर पाएंगे। आपको मैथ्स आता है नहीं आता है नो मैटर, क्योंकि सीटेट में आपका मैथ्स जो है इतने हार्ड लेवल का बिल्कुल भी नहीं आता है कि आपको उसे सोल्व ज्यादा करना है या ज्यादा टाइमिंग लगेगी। अकॉर्डिंग टू यूपीटेट अगर हम देखें, सीटेट का जो मैथ्स है वो बहुत इजी होता है, क्योंकि 15 मार्क्स की इसमें आपकी पेडागोजी होती है, जिसमें कि आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना होता। लेकिन अगर आपको पेडागोजी मतलब अच्छे से समझ नहीं आई है, आपने अच्छे से नहीं समझी है, तो आप जो है 15 मार्क्स अपने हाथ से वो खो सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी का कंप्लीट पोर्शन, देन उसके बाद कंटेंट वाला डिस्कस करेंगे सभी कुछ मैटर। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल इंडिया लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर टेलीग्राम पर आपको क्या होगा, इस सारे की जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जितनी भी आज हम कंप्लीट क्लास करेंगे, इसके सारे नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी कल तक। तो और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां पर हम बहुत यूजफुल नोटिफिकेशन शेयर करते हैं, तो आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। एंड यूट्यूब का तो आप देख ही रहे हैं वीडियो, तो इसे तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी का पोर्शन, जिसमें कि हम देखेंगे कि बच्चे को हमें क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या चीजें यूजफुल है, एनसीएफ डिस्कस करेंगे हम इसमें। सारा पैटर्न का पोर्शन डिस्कस करेंगे, खेल पहेलियां क्या होती हैं, अब सारी चिंतन सभी कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है, सबसे पहले आपको बच्चे का माइंड ऑफ लेवल जानना होगा, आपको बच्चे की रुचि जाननी होगी किस में होगी, आपको बच्चे को ये देखना होगा कि वो किस तरीके से समझ पा रहा है, किस तरीके से वो समझ नहीं पा रहा है। तो यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हम कंप्लीट वीडियो में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सममित सममित रेखाएं और प्रतिचित्रण, ये सभी को डिस्कस करेंगे हम। देखिए, सममिति और प्रतिचित्रण क्या होते हैं। सममिति और प्रतिचित्रण हमारे गणित शिक्षण का एक अनिवार्य भाग है। आपके छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि सममिति और प्रतिचित्रण क्या है। तो ऑप्शन में आपको मिलता है कि गणित शिक्षण का अनिवार्य भाग है, एंड 3 अदर ऑप्शन और मिलते हैं आपको। तो ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर आप इन्हें नेग्लेक्ट करते हैं तो आप अपना 1 या 2 नंबर नहीं, मतलब गंवा सकते हैं 1 या 2 नंबर, ठीक है। सममिति और प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। आपकी जो स्टेबल थिंकिंग है उसको इंक्रीज करते हैं सममिति और प्रतिचित्रण, यानी सिमेट्री और रिफ्लेक्शन जो होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिचित्रण त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहित करता है। त्रिविमीय मतलब जो आपकी 3D थिंकिंग होती है, उसको ये क्या करता है, क्षमता को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण मतलब हमें अनुपात पता चल जाता है कि किसी फिगर को हम कितने अनुपात में विभक्त कर सकते हैं, इस तरीके से उसको प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी वस्तु को ठीक वैसे ही दिखने वाली 2 भागों में विभाजित किया जाए तो इसे सममित रेखा कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक शॉर्ट्स डाला था यूट्यूब पर आप लोगों के लिए, तो वो मैं वीडियो बना रही थी तभी डाला था मैंने। जैसे कि ये देखिए, एक सेकेंड, देखिए, जैसे कि आपके जितने भी इंग्लिश के जो होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं, हम उनकी अगर बात करें तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि ये जो टी है इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं, ठीक है। क्या इसमें कोई सममित रेखा है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो सममित रेखा क्या होती है, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन डाला, तो जैसे ऑप्शन उसमें आपको दिया हुआ था कि L
टी और एफ में से किसमें सममित रेखा है, तो लोगों ने सोचा, ज्यादातर ऑप्शन आपने सभी ने दिया हुआ है उसमें एल। पता नहीं आपको सममित रेखा के बारे में जानकारी है या नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सममित रेखा क्या होती है। जब आप किसी भी एक शेप को, किसी भी एक आकृति को बिल्कुल मध्य में से कट करते हैं, इस तरीके से, जब आप उसको बिल्कुल मिडल में से कट करते हैं, जो दो इधर के और इधर के पार्ट्स हैं या ऊपर नीचे के जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है, जब किसी वस्तु को ठीक वैसे ही दिखने वाली दो भागों में विभाजित करते हैं तो इसे सममित रेखा कहते हैं। तो जब आप टी को कट करते हैं तो आपको इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन बिल्कुल सेम मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें एल की, अगर हम एल को बिल्कुल मिडल में से ऐसे कट करते हैं हॉरिजॉन्टली, तभी भी नहीं मिलेगा, और वर्टिकली कट करेंगे तभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक कोई सी भी लाइन से अगर हम उसे कट कर रहे हैं तो हमें सेम अगर शेप मिल रही है तो वो हमारी क्या होती है, सममित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ शेप्स हैं जिस पर हमने डिस्कस किया है कि किसमें कितने आपकी सिमेट्री लाइंस होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके, कभी कभी बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो अगर हम बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में होती हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इसे ऐसे कट करेंगे तो भी आपको सेम शेप मिल रही है, आप इसको ऐसे कट करेंगे तभी भी आपको सेम शेप मिल रही है, ऐसे कट करेंगे तभी भी सेम शेप मिलती है आपको, और ऐसे कट करेंगे तभी भी सेम शेप मिलती है। तो जब आपने 4 टाइम्स इसको कट किया तो आपको सेम फिगर मिल रही है। तो स्क्वायर में आपकी होती है 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। बात करें अगर हम रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में आपकी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 टाइम्स कट करने पर सेम शेप दे रही है आपको। रोम्बस की अगर हम बात करें, अगर आपसे रोम्बस ना पूछ के पतंग या काइट लिख के आ जाता है तो इसमें भी आपकी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। सॉरी, रोम्बस नहीं, काइट आपका अलग होता है, सॉरी। और अगर आपका जो काइट के लिए पूछे कि पतंग में आपकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ओनली 1 होती है इसमें, ठीक है। आइसोसेल ट्रापेजॉइड में आपकी होती है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। खाली ट्रापेजॉइड में देखें अगर हम, तो 9 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपसे पूछने लगे कि ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। पैरेललोग्राम में भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। इक्विलेटर ट्राइंगल में आपकी होती है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, और आइसोसेल्स ट्राइंगल में होती है आपकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्योंकि ये मतलब इसकी 2 लाइन सेम होती है और इसकी क्या होती है, 3 लाइन सेम होती है। तो इसमें 3 लाइन सिमेट्री और इसमें होती है आपकी 1 लाइन सिमेट्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, जो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पूछ लिए जाते हैं सीटेट में, कि अभिग्रहिती क्या होती है, आपकी कंजक्टर क्या होते हैं, कंजक्चर क्या होते हैं, या थ्योरम क्या होती है, तो सभी कुछ डिस्कस करेंगे हम। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अभिग्रहिती, अगर इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्जाम्स क्या होते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के, जिनको हम सच मानते हैं, जो हम सच मानते आ रहे हैं पहले से ही, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए कैरी किया है कि अगर हम 2 + 2 = 4 कर रहे हैं तो वो एक आपका एग्जाम्स है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि आप ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भी मैथमेटिकल आप ले रहे हैं, अगर हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो इक्वल में आपको कितना मिलता है, इक्वल में आपको 1 मिलता है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, एग्जाम्स हो जाता है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिनको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। अगर मैं आपसे कह रही हूँ 4 को 4 डिवाइड करके 1 आ रहा है, तो इससे मतलब किसी इतने बड़ी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, इजीली आप उसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंजक्चर की, यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अनुमान, ठीक है। कंजक्चर या अनुमान, तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत पड़े, ठीक है। मतलब उन्हें हम खुद से प्रूफ मतलब सच नहीं मानते हैं, उनके लिए हमें प्रूफ की जरूरत पड़ती है। तो मोस्टली अगर हम बात करें, और अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी स्टेटमेंट होती है जिनको हमें प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ ये सत्य है, ठीक है। जैसे कि हम अलजेब्रा में बात करें, हम माना से लेकर चलते हैं कि माना ये है, और उसके बाद हम उसको सिद्ध करते हैं कि हाँ यही हुआ है। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि इसको सिद्ध करके बताइए कि ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है वो इक्वल है नहीं है, इस तरीके से करके, ठीक है। बात करते हैं, आगे आता है हमारा थ्योरम। तो जब कंजक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तो वो एक प्रमेय बन जाती है, ठीक है। हमने किसी चीज के लिए कोई अनुमान लगाया, और उसके बाद हमने अनुमान लगाने के बाद मतलब वो हमने सिद्ध कर दी जब चीज, तो सिद्ध होने के बाद वो क्या हो जाती है, वो एक थ्योरम बन जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक होता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो पहले हम क्या करते हैं,
इसको सिद्ध करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि जो अर्धवृत्त में यानी कि इतने सर्कल में, हाफ सर्कल में जो बनता है हमारा जितना भी एंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुई होंगी ये चीजें। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका ऐसा है जो छूट गया है, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसके लिए चाहे मुझे एक शॉर्ट वीडियो ही क्रिएट करनी हो, मैं आपके लिए उसको जरूर करने की कोशिश करूंगी। आगे चलते हैं हम भिन्न की अवधारणाओं का टॉपिक एक, ठीक है। तो भिन्न की जो अवधारणा है, जैसे कि आपको सभी को पता होगा, ये आप 1/2, 1/4, 1/3 ये सभी आपकी क्या है, भिन्न है। लेकिन हम उसे बच्चे को कैसे समझाएंगे ये देखना है हमें, ठीक है। तो ये थोड़ा पॉइंट मिस्टेक हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूर्त चीजों से समझाएंगे, ठीक है। मूर्त चीजों से मतलब कि जो हमारे आसपास चीजें होंगी वो दिखाएंगे, ऐसे होता है, ये होता है करके, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई पेपर है, हमने उसको फोल्ड करके ऐसे बीच में से फोल्ड करके दिखाया कि ये हो गया इसका आधा, फिर हमने इसको और फोल्ड किया तो ये इसका 1/4 हो गया। इस तरीके से हमने उन्हें दिखाया पहले मूर्त चीजों से। फिर उसे हम क्या करेंगे, फिर उसे हम करके दिखाएंगे, ठीक है। करके दिखाएंगे मतलब का सेंस है, जैसे कि आपको ये फिगर दिख रही है, हम बच्चे को एक सर्कल देकर उसे कहेंगे कि इसका आधा भाग कलर करो, तो बच्चा उसका आधा भाग कलर करेगा। फिर हम उसमें सर्कल में क्या करेंगे, 4 लाइंस खींच के कि इसका फिर से एक पार्ट क्लियर कलर करो, तो वो आपका 1/4 पार्ट हो जाएगा, 1/3 पार्ट हो जाएगा और 3/4 पार्ट हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद अंत में हम उन्हें बताएंगे कि क्या भिन्न होती है, क्या उसका चिन्ह होता है, ये सभी कुछ, ठीक है। तो बच्चे को इस तरीके से आपको क्या होंगी, सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम गणितीय खेल और पहेलियां। तो गणितीय खेल और पहेलियां क्या होती है ये देख लेते हैं। ये क्या होती हैं, ये विद्यालय पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है। और ये क्या होती है, हमारी मानसिक गणित से संबंधित है। ये परिकलन में परिशुद्धता के साथ साथ गणना में गति भी प्रदान करती हैं, ठीक है। इसका प्रयोग बालकों में समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए गणितीय खेल और पहेलियां आप कैसे यूज कर सकते हैं क्लास में। आपने देखा कि आपके जो मतलब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में अभी क्या हो रहा है, बोर्ड पर वो नहीं, बोर्ड से देखकर नहीं लिखना पसंद कर रहे हैं, या तो उस समय आप यूज कर सकते हैं गणितीय खेल और पहेलियां। या आपको लग रहा है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो नहीं लिख पा रहा है, आसानी से नहीं समझ पा रहा है चीजें, तब आप यूज कर सकते हैं गणितीय खेल और पहेलियां। जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम में, हम इस तरीके की पजल्स देकर बच्चे से कह सकते हैं कि आप इसे कंप्लीट करके दिखाइए। तो बच्चा बहुत खुशी खुशी इस काम में लगता है, क्योंकि वो उसे पढ़ाई से हटके लगता है और वो उसे खेल की तरीके से लगता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा गणितीय खेल से संबंधित। तो गणितीय पहेलियों से संबंधित कुछ इस तरीके से कि आपने एक नंबर से दिए, आपने उसमें से कहा कि इसमें से फोर्थ निकाल के दिखाइए, या इसमें से मैंने ये गिनती लिख दी है, इसमें से बताइए कि मैं बाएं से चौथा शब्द हूँ या चौथा अक्षर हूँ। इस तरीके से करके आप बच्चों से पहेलियां पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों को लगता है कि पढ़ाई से थोड़ा हटकर है, वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इजीली चीजें जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं वो सीखते हैं। और इससे क्या होता है बच्चों में मतलब उनकी जो गणित की समस्या समाधान होते हैं, वैसे भी कोई समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करता है ये। और ये होता है विद्यालय पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा भी ये होता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। आगे देखते हैं, अब मैथ्स देखते हैं हम जीन प्याजे के अनुसार। जीन प्याजे ने मैथ्स में अपनी कुछ टिप्पणियां दी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वहां से। देखते हैं क्या, देखिए कुछ शेप से संबंधित दिया है उन्होंने, देखिए। तो जीन प्याजे ने क्या कहा, जीन प्याजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं को संरक्षण, कंजर्वेशन जिसे हम बोलते हैं, करना सीखता है। उसके बाद लंबाई, फिर वजन और अंत में संरक्षण का सिद्धांत सीखता है। प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपसे कोई पूछता है तो प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी जीन प्याजे ने दिया है, और ये आपका हो जाता है यहाँ से इम्पोर्टेंट, ठीक है। कई क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा हुआ है एक बारी कि प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। और ये नाम आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, क्योंकि हिंदी में इसके नाम चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ किसी नाम से, लेकिन इंग्लिश में आपका यही नाम रहेगा सटीक बिल्कुल। तो प्रोपोर्शनल रीजनिंग आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्याजे ने क्या कहा कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है। मतलब कहीं अगर हम सबसे पहले बच्चा क्या सीख रहा है, 1 2 सीख रहा है। उसके बाद लंबाई सीखता है कि इसकी लंबाई इतनी है, ये इतना है। जैसे कि जीन प्याजे ने अपनी स्टेजेस में बताया कि पहले बच्चा क्या होता है, उसको लगता है कि जो भी चीज
गोल है वो रोटी है, जैसे कि उसने देखा कि रोटी की शेप है। उसके बाद बच्चे को पता लगना स्टार्ट होता है कि सर्कल, ये एक गोल शेप जो होती है वो सर्कल की होती है, और जो भी गोल चीजें होती है वो सर्कल की शेप में होती है, इस तरीके से। और उसके बाद बच्चा वजन, आयतन वायतन निकालना सभी कुछ सीखता है। अब कुछ डिस्कस करते हैं आकृतियों के बारे में, जो कि आपके सीटेट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखते रहिए। जैसे कि सबसे पहला है हमारा पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, इससे लेकर आपके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। ये देखिए फिगर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं, किसी बहुभुज को आधार मानकर उसकी सभी भुजाओं पर त्रिभुजाकार पृष्ठें तिर्यक रूप में इस प्रकार खड़ी की जाएं कि सभी के शीर्ष एक ही बिंदु पर मिलें, इससे प्राप्त ठोस क्या कहलाता है, पिरामिड। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने क्या लिया, एक बहुभुज लिया। ठीक है, ये नीचे का जो आपको बेस दिख रहा होगा उसको आधार मानकर उसकी सभी भुजाओं पर त्रिभुजाकार पृष्ठें, ये जो लाइंस इस तरीके से आपकी जा रही हैं, ये सभी क्या हुआ, हमने एक शीर्ष के बिंदु पर ही मिला दिया। और इस तरीके से जो बनी हुई हमारी आकृति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि है, फर्स्ट पॉइंट है तिर्यक पृष्ठों की संख्या। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कोई भी आपको एक पिरामिड दिया है कि इस पिरामिड में पृष्ठों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम इसको इजीली देखेंगे। सबसे पहले आधार में भुजाओं की संख्या जितनी होगी उतनी ही हमारी तिर्यक पृष्ठों की संख्या होगी। तो इसके आधार में आपको देखिए भुजाओं की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसमें तिर्यक पृष्ठों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, हमारी 4 हो जाएगी। बात करें अगर हम कुल पृष्ठों की संख्या की, तो कुल पृष्ठों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो आधार में भुजाओं की संख्या में हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। देखिए कुल पृष्ठ संख्या, अभी हमने देखी तिर्यक पृष्ठ, तो तिर्यक पृष्ठ हमारे 4 होते हैं, लेकिन जो हमारा नीचे वाला पृष्ठ है उसको भी ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जितने भी होते हैं उससे फालतू निकलता है, वो होता है हमारा 5। ठीक है, कुल कोणों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो भी यही आएगा आपका, ऊपर जो दिया है आधार में भुजा की संख्या +1। नेक्स्ट है कुल कोरों की संख्या, तो आधार में भुजा की संख्या में मल्टीप्लाई करनी है 2 से, उसके बाद जो होती है आपकी ये इजीली निकल जाती है आधार में भुजा की संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिज्म आता है, नेक्स्ट आता है आपका प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, ये देखिए आप, प्रिज्म आपका कितनी शेप में होता है। सबसे पहले देखते हैं, किसी बहुभुज को आधार मानकर इसकी सभी भुजाओं पर आयताकार फलकें ऊर्ध्वाधर खड़ी करके आधार के सर्वांग आकार का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया जाए तो इसे हम कहते हैं प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रिज्म हमारा, मैं दिखाती हूँ आपको कितनी शेप में होता है। ये रहा, एक होता है आपका हेक्सागोनल पिरामिड, ये आपके पिरामिड है। पहले पिरामिड देखिए आप, ट्रायंगुलर पिरामिड ये होता है आपका, स्क्वायर पिरामिड ये होता है आपका, हेक्सागोनल पिरामिड आपका ये होता है। अगर हम बात करें ट्रायंगुलर प्रिज्म की, ट्रायंगुलर प्रिज्म आपका इस प्रकार से होता है। ये देखिए ऑक्टाहेड्रॉन आपका इस तरीके से होता है, इसमें आपकी 8 साइड्स होती हैं। ये होता है आपका पेंटागोनल प्रिज्म जिसमें 5 साइड्स होती हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म में आपकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये आपको कई सारी और शेप यहाँ पर दिखाई हुई है, जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, ये आपकी इलिप्स हो गई, ये आपका हो गया आइसाहेड्रन्स। ठीक है, ये होगा आपका कोन और ये हो गया आपका सिलेंडर। बात करें अगर हम इसी तरीके से प्रिज्म के तिर्यक पृष्ठों की संख्या की, तो उसमें वही आधार में भुजा की संख्या हम यहाँ पर +2 करते हैं, और नेक्स्ट जो भी हमारा फॉर्मूला था उसमें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे और इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 करेंगे। प्रीवियस फॉर्मूले से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया है गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए, गणित की प्रकृति हमारी कैसी होती है, तार्किक। गणित की प्रकृति हमारी तार्किक विचारों पर आधारित होती है, सारी गणना पर आधारित होती है, इस तरीके से। और अगर हम बात करें गणित की, गणित में क्या क्या होता है, गणित क्या है, गणित हमारा स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का क्या है, आदि का विज्ञान है। ठीक है, तो ये गणित की बात हो गई हमारी थोड़ी गणित की प्रकृति को लेकर। अब आ जाते हैं हम सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है हमारा एनसीएफ। तो एनसीएफ हम कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हमें एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या करनी चाहिए और क्या चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहले आता है कि क्या करना चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग हमें क्या है, सबसे पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, जो भी चीजें हम बच्चों को कुछ समझा रहे हैं तो हम आसपास के वातावरण से अगर उनको रिलेटेड करके समझाते हैं तो उनको इजीली वो चीजें समझ में आती हैं। नेक्स्ट है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है। तो कभी भी आपको कंठस्थ रटना या कुछ इस तरीके के वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में मिलते हैं, आपको तुरंत नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि एनसीएफ कभी नहीं कहता कि हमें रटना या कंठस्थ कुछ भी चीजें करनी चाहिए। पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित बिल्कुल ना हो कि जो आपको पुस्तक में दिया हुआ है बस आपने वही बच्चे को एक तरीके से रटाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। जो विद्यार्थी हैं उन्हें राष्ट्र के मूल्य पता होने चाहिए, राष्ट्रीय मूल्य के प्रति वो आस्थावान होना चाहिए। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शिक्षा सबके लिए समान है और सबके लिए है और सबके लिए समान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बच्चे को पढ़ाने से मना कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसकी जाति अलग है, धर्म अलग है, लिंग अलग है, इस करके। ठीक है, 7th है, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करें। चर्चा मतलब कि बहुत सारे बच्चों को एक तरीके से पाठ्य संगामी क्रियाओं वाला जो है आपका यहाँ पर वो दिया हुआ है। ठीक है, अब एनसीएफ हमें कुछ चीजें कहता है कि ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए वो हम इजीली देख सकते हैं। लेकिन देखते हैं कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि पीछे हमने देखा था, अभी उसी से रिलेटेड है कुछ। देखिए, सबसे पहला क्या है, हमें व्याख्यान देना। ठीक है, व्याख्यान हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों को अगर कोई भी टॉपिक मान लीजिए, जैसे कि अभी हम भिन्न ही बता रहे थे कि भिन्न अगर हमें बच्चों को पढ़ाना, हमने बता दिया कि भिन्न में कोई संख्या इस तरीके से लिखी जाती है 1/2, 1/3, 1/4 और ये इसका साइन होता है, इस तरीके से हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगी चीज, क्योंकि बच्चे को वो बिल्कुल चीजें समझ में नहीं आएगी। हमें क्या करना है, व्याख्यान नहीं देना है। पहले चीजों को क्या है, बाहरी, जैसे कि हमने बताया, पहले मूल चीजों से समझाना चाहिए। इस तरीके से बच्चे को इजीली चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, वही परिभाषाएं और सूत्रों को याद नहीं कराना चाहिए, मतलब ये रटना नहीं है, कुछ भी चीजें परिभाषाएं सूत्रों ने याद नहीं करानी है। आपको कोशिश करनी है कि आप उनको परिभाषा और सूत्र भी समझा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, वही जैसे कि धर्म, जाति, लिंग आदि, क्योंकि शिक्षा सबके लिए है और सबके लिए क्या है, हमारी समान है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ टॉपिक। देखिए, सम अदर यूजफुल टर्म्स, यानी कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले सबसे छोटी चीज हमने लिखी है कि अंक क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड, तो अंक देखते हैं, अंक क्या होता है। यह एक नाम है जो सिंबल को दर्शाता है। ठीक है, किसी भी सिंबल या नंबर को जो हमारा दर्शाता है उसको हम बोल रहे हैं अंक। आता है, सबसे पहले हमारा आता है हिंदू अरेबिक नंबर। तो इसमें क्या होता है, हम इसमें स्थानीय मान निकाल, इसमें जो मेन डिफरेंस है वही है। आपसे क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछेगा कि कौन से नंबर में हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं, कौन से नंबर में स्थानीय मान हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर दे दिए आपको, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गए हमारे हिंदू अरेबिक नंबर, इसमें हम स्थानीय मान इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे रोमन नंबर, जो होते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें हम क्या होता है, स्थानीय मान नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, अब आता है एक्रेशन, जिसको हम बोलते हैं समुच्चयन। तो समुच्चयन क्या होता है, जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, हमारा समुच्चयन होता है। ठीक है, जैसे कि 2 egg + 2 egg इक्वल टू कितना हो जाता है, हमारा 4 egg। नेक्स्ट है ऑगमेनेशन, मतलब कि संवर्धन, जब सिर्फ एक ही चीज को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि देखिए एग्जाम्पल जो है इसका, दूध में पानी मिलाना, ये हमारा क्या है, दूध है और ये है हमारा पानी। ठीक है, तो हम दूध में सिर्फ पानी ऐड कर रहे हैं, मतलब एक ही चीज को हम बढ़ा रहे हैं, वो हो जाता है हमारा संवर्धन या एग्यूमिनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ टॉपिक। तो एक नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा सोच का, थॉट इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगभग लगते ही लगते हैं। और ये जो हम मैराथन क्लास आज कर रहे हैं ना, ये आपके
सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेडागोजी आपकी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए यही है, और मैथ्स का भी पोर्शन आपका काफी हद तक यहीं से है। पेपर 2 में बस कुछ पॉइंट्स होंगे अदर जो डिस्कस करने हैं, अगर आपको जरूरत लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है अभिसारी कन्वर्जेंट, जिनको हम बोलते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अभी यहाँ से। देखिए, ऐसे प्रश्नों का अगर हम बात करें, उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जा सकता है। अगर हम बात करें हमारे जो होते हैं क्वेश्चंस मल्टीपल वाले या ऑब्जेक्टिव बोलते हैं जिनको हम, वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर जो हमें होते हैं बहुत सरल लगते हैं। जैसे कि हमें कहीं पे मान लीजिए अगर हमें कुछ चीजें याद करनी है, मैं बताऊं अगर आपसे कोई कह रहा है लॉन्ग क्वेश्चन याद करो, और उसके अकॉर्डिंग आपसे कोई कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करो, तो आप उसे इजीली करते हैं। हमें क्या होता है उत्तर उसके क्योंकि सरल लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्नों का उत्तर निश्चित एवं स्पष्ट होता है। प्रश्नों का जो उत्तर होता है बिल्कुल निश्चित होता है, वही होता है, ठीक है। ऐसे नहीं आप घुमा फिरा के कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल फैक्ट पर आधारित होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया भारत की राजधानी क्या है, तो आपको पता है दिल्ली है भारत की राजधानी, तो इसी मतलब आपका इसका बिल्कुल फैक्ट पर आधारित होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। इसी के आगे अगर हम इधर देखते हैं, वो होता है हमारा अपसारी डाइवर्जेंट, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि खुला अंत वाला प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है। खुला अंत वाला प्रश्न है, मतलब कि आप कुछ तरीके से लिख सकते हैं, आपके साइड वाला कुछ और तरीके से लिख सकता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न हमारे आइडियाज पर आधारित होते हैं कि हमारे दिमाग में क्या विचार आ रहा है, हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर असंभव से लगते हैं, मतलब हमें बिल्कुल उत्तर अगर हम सभी के मैच करेंगे तो सबके अलग अलग ना, तो कुछ भी निश्चित और स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। उत्तर जो होते हैं अनिश्चित और अस्पष्ट भी लगते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें कि भारत की राजधानी दिल्ली पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, तो विचार प्रस्तुत करने के लिए आप कुछ और आइडियाज लगा रहे हैं, कुछ सामने वाला कुछ और आइडिया लगा रहा है, तो इसलिए उनके उत्तर अनिश्चित और असंभव से हमको लगते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक आज क्लियर हुआ होगा अभिसारी एंड अपसारी का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रिड पेपर के बारे में। तो ग्रिड पेपर क्या है, इसका प्रयोग क्या होता है, देखिए इसका प्रयोग हम दशमलव संख्याओं की त्रुटि के विश्लेषण में किया जाता है। दशमलव संख्याओं को लिखने में हम इसका उपयोग करते हैं, दशमलव संख्याओं में शून्य के स्थानीय मान निकालने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि दशमलव संख्याओं को लिखने में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप मिस करते हैं चीजें तो आप एग्जाम में 1 या 2 नंबर अपना बिल्कुल खो देंगे। नेक्स्ट है, सॉरी ये यहीं पे कंप्लीट है, दशमलव संख्याओं में शून्य के स्थानीय मान की महत्ता समझने में। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, दशमलव संख्याओं की तुलना में महत्ता को समझने में, थोड़ा डिफरेंट हो गया। अभी देखिए, सबसे पहला है दशमलव संख्याओं को लिखने में, नेक्स्ट दशमलव संख्याओं के शून्य के स्थानीय मान को समझने में, नेक्स्ट दशमलव संख्याओं में तुलना की महत्ता को आपकी समझने में, जो भी है, ठीक है। देखिए ग्रेड पेपर आपका होता कैसा है, इस तरीके से होता है। तो आपका मेन इसका सारा रोल जो है हमारा डेसिमल यानी दशमलव की संख्याओं के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं अबेकस। तो अबेकस क्या है, हमारा एक गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग गणना के लिए किया जाता है। जैसे कि गणित सीखने में, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जोड़ और घटा सीखने में, स्थानीय मान की संकल्पना सीखने में, ठीक है। किस तरीके का होता है आपका अबेकस, ये देखिए बच्चे क्या होता है इजीली इससे करते हैं कि आपको इधर मान लीजिए आपको टोटल दिए हैं, इसमें से 1 अलग कीजिए, 9 अलग कीजिए, फिर उन्हें काउंट करके बताइए कि आपके पास कितने पॉइंट्स बचे हैं, ठीक है। तो अबेकस भी बहुत यूजफुल है, ये हमारा जोड़ घटा गुना और जोड़ घटा और स्थानीय मान की संकल्पना में होता है। और जो हमारा ग्रिड पेपर था वो हमारा दशमलव के लिए होता है। अब आता है जियो बोर्ड। तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, समतल ज्यामितीय आकृतियों की अवधारणाएं जैसे परिधि, क्षेत्रफल आदि को समझने में करते हैं। और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, 3D आकृतियों में उनके लंब, किनारे, कोण, कोने आदि को पता करने में भी करते हैं। देखिए जियो बोर्ड आपका किस तरीके से होता है, ये इस तरीके का होता है। नेक्स्ट है हमारा 10 ग्राम। इसका प्रयोग 2D आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। यह एक पहेली वाला खेल होता है। इसमें देखिए आपको 7 ज्यामितीय आकृतियां मिलती हैं, जिसमें कि 5 त्रिभुज होते हैं, 1 वर्ग और 1 समांतर चतुर्भुज होता है। बालक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी आकृति बनाते हैं जिसमें कहीं खाली स्थान न बचे। 10 ग्राम किस तरीके से होता है आपका, देखिए ये इस तरीके से। अब इसमें आपको 5 त्रिभुज और 1 रेक्टेंगल और 1 समांतर चतुर्भुज मिलता है, तो आप उसका
यूज करके बहुत सारी नई नई शेप्स बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक हमारा जो है शिक्षण अधिगम सामग्री है, बच्चों को चीजें बनाने में, सिखाने में, उनके मानसिक शक्तियों का मतलब और बढ़ावा देने में। नेक्स्ट है डॉट पेपर, बिंदु शीट, डॉट पटल, सब इसी को बोलते हैं हमारे। तो इसका प्रयोग हम करते हैं विभिन्न प्रकार की ठोस आकृति एक सेकेंड विभिन्न प्रकार की ठोस आकृति बनाने में भी किया जाता है। ज्यामिति की सममिति आकृतियों को पहचानने में भी इसका यूज हम करते हैं, और परावर्तन की अवधारणा को समझने में भी इसका यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको से क्वेश्चन पूछ लेता है कि परावर्तन की अवधारणा समझने के लिए हम किस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो दैट इज डॉट पेपर। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है आपका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारी पेडागोजी में है। बिल्कुल ध्यान से समझनी है आपको यहाँ से सभी चीजें। तो ये है हमारा वैन हीले का सिद्धांत, ज्यामितीय विचार जिसको हम बोलते हैं। तो इस सिद्धांत में इन्होंने बच्चे कोई ज्यामिति सीखने की 5 अवस्थाएं बताई हैं। पांचों को बिल्कुल धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल समझते हुए चलना है आपको। सबसे पहली आती है हमारी पहली जो है लेवल 0 है। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अवस्थाएं 5 है और लेवल कितने हैं, 4, क्योंकि लेवल हमारे स्टार्ट हुए हैं 0 से। ठीक है, तो लेवल 0 है हमारा, जिसको हम बोलते हैं चक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन जिसको हम बोल रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन में देखिए क्या होता है, इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं, आकृतियों की शेप के अनुसार उनका वर्गीकरण करते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे कि बच्चे ने देखा कि रोटी क्या है, गोल है, तो उसने सोचा सभी गोल चीजें हमारी क्या है, रोटी है। ठीक है, या बच्चे ने देखा कि बिस्किट हमारा कैसा है, गोल है, तो बस उसने उसकी आकृति की शेप हम अपने दिमाग में बना ली, उसे लगा जो भी गोल चीजें हैं वो सारी हमारी क्या है, बिस्किट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेवल 1 विश्लेषण। इसमें बच्चा क्या आता है, एनालाइज करने लगता है चीजों को। इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है और उनके क्या होता है, चित्र भी बना लेता है। जैसे बच्चों को अब यहाँ पर आकर पता चल गया है कि गोल चीज जो भी है वो हमारी क्या है, सर्कल है, और ये हमारी इस तरीके की शेप हमारी रेक्टेंगल है, और इस तरीके की शेप हमारी क्या है, ट्रायंगल है। नेक्स्ट है हमारा लेवल 1, हमने डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट देखते हैं लेवल 2 अनौपचारिक निगमन, जिसे हम इनफॉर्मल डिडक्शन भी बोलते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की समानता और असमानता के आधार पर उनके बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे कि पीछे बच्चों ने समझा चीजें कि सभी जितनी भी है हमारी 4 साइड्स वाली शेप जो है सारी आयत है, 3 साइड वाली जितनी भी है, 3 साइड वाली शेप जितनी है वो ट्रायंगल है, एंड जो सर्कल गोल शेप में है वो सारी हमारी सर्कल है। लेकिन इस अवस्था में बच्चे को क्या पता चल रहा है, वो आकर इन अवस्थाओं के बीच में संबंध निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल की 2 साइड सेम है और 2 साइड आमने सामने की सेम है, तो वो हो जाता है हमारा आयत, और जिसकी सभी भुजाएं समान है वो हो जाता है हमारा वर्ग। तो ये हो जाता है बच्चे का शुरू यहाँ से अनौपचारिक निगमन। ठीक है, ये था हमारा लेवल 2, और स्टेज थी हमारी ये 3rd। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लेवल 4 आएगा हमारा भी, और सॉरी लेवल 3rd और स्टेज 4। देखिए यहाँ पे हो जाता है बच्चे का औपचारिक निगमन यानी फॉर्मल डिडक्शन स्टार्ट। इसमें बच्चा आकृतियों के आधार पर सूत्र बनाने लगता है, परंतु उन्हें सिद्ध नहीं कर पाता है। ठीक है, बच्चे को पता चल गया कि ये देखिए इस तरीके से कि ये सिलेंडर है हमारा, ये हमारा जो है सर्कल है, इसका वॉल्यूम इतना होता है, इसकी शेप ये है, सभी कुछ बच्चों को यहाँ पर पता है, और उसके फॉर्मूले भी याद हो, मतलब बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन चीजों को सिद्ध नहीं कर पाता है। ये आपका यहाँ पर लिखा है, पर कर पाता है। ठीक है, लास्ट और सबसे जो 4th हमारा लेवल है वो है हमारा दृढ़ता। ठीक है, लेवल 4 है हमारे, और अवस्थाएं कितनी है, 5 है। तो ये हमारा दृढ़ता। इसमें देखते हैं बच्चा क्या होता है, तर्कपूर्ण तरीके से बालक विभिन्न आकृतियों की परिभाषाओं का निर्माण
स्वयं से भी कर लेता है, प्रमेय और उपप्रमेय में भी संबंध बना लेता है तथा उन्हें सिद्ध भी कर लेता है। और ये कौशल जो होता है हमारा विशेषकर 10th क्लास में जाकर होता है। जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा ना, 10th क्लास में हम बहुत सारी पाइथागोरस ट्रिक हो गई हमारी, कई सारी थ्योरम याद करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस में डिस्कस की थी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये सभी कुछ। तो इस अवस्था में बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है, तर्कपूर्ण तरीके से भी प्रमेय प्रमेय सब बच्चा आसानी से सिद्ध करने लगता है। ठीक है, तो ये थी वेन हीले की जो हमारी 5 अवस्थाएं थी, इसमें 4 लेवल हैं हमारे। बिल्कुल आपको सीक्वेंस में ये चीजें याद होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, अकॉर्डिंग टू मी आपको पता चल गई होंगी सभी चीजें। सबसे पहला क्या है, बच्चे को सिर्फ शेप पता है, उन्होंने शेप के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में बना लेता है। उसके बाद बच्चे को शेप में शेप का पता चल जाता है कि कौन सी शेप है, ट्राइंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है। उसके बाद नेक्स्ट में बच्चा क्या करता है, सभी में संबंध भी बनाने लगता है कि जो आयत है उसके आमने सामने की भुजाएं समान है और जो वर्ग है उसकी सभी भुजाएं समान है। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट में क्या आता है, बच्चा फॉर्मूले भी बनाने लगता है। और सबसे लास्ट में क्या होता है, बच्चे सभी कुछ करने लगता है, प्रमेय में भी संबंध स्थापित करने लगता है। नेक्स्ट है गणित की भाषा को विकसित करने के प्रमुख चरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पर। देखिए, गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, इसके लिए जो हमारी पमीला लाइबैक ने, ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इनका, पमीला लाइबैक ने अपनी पुस्तक हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स में ELPS थ्योरी दी, जिसका आशय है E4 है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। बच्चा फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब जो भौतिकी वस्तु है उनके साथ एक्सपीरियंस लेता है। लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, उनकी जो लैंग्वेज होनी है ऐसी होनी चाहिए कि एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करे। पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, पिक्चर भी ऐसी होनी चाहिए। एंड सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ELPS थ्योरी किसने दी, हमारी पमीला लाइबैक ने दी, और कौन सी बुक में दी, हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, यहाँ से आपका टॉपिक। नेक्स्ट देख, पैटर्न का टॉपिक भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, देख लेते हैं कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि, एक सेकेंड, इसका संबंध भी क्या होता है, बालक की मानसिक गतिविधि से ही है। पैटर्न को गणित की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न को क्या कहा जाता है, गणित की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, संख्या संक्रिया को समझने में बालकों की सहायता करते हैं। इसका स्तर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट का क्या मतलब है, देखिए, जैसे कि अभी आप जो कंपटीशन के अपने एग्जाम देते हैं, पैटर्न के क्वेश्चन आपके उसमें भी आते हैं। उसमें आपके किस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं, आपने देखे होंगे क्वेश्चन कि ये 2 है, नेक्स्ट 6 है, और इससे आगे मान लीजिए कोई भी एक टर्म दे दिया है 8 है, और फिर आपका जो भी दिया हुआ कि इससे नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी। इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आपके अभी भी आते हैं। तो इसका स्तर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब पहले बच्चे को जनरल पैटर्न समझाते हुए हर क्लास में आते आते इसका पैटर्न क्या हो जाता है, इसी तरीके से थोड़ा लेवल हाई हो जाता है। जैसे कि देखिए, ये क्वेश्चन आपके 8th क्लास की NCERT का ही है कि इस पैटर्न को देखिए, इससे नेक्स्ट क्या होगा। अब एक बारी यहाँ पे हो गया, एक बारी यहाँ पे हो गया, एक बारी फिर यहाँ पे गया, तो दूसरी बारी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें 3 डॉट पहले यहाँ है, फिर 3 डॉट यहाँ है, फिर 3 डॉट यहाँ है, तो इस बारी कहाँ आएंगी, ऊपर आएंगी। इसी तरीके से इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आपके होते हैं। आगे देखते हैं, गणित शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं हमारे, जो हम देखेंगे। सबसे पहला है हमारा प्राथमिक स्तर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन लगते ही हैं CTET के लिए सॉरी। प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होते हैं, शिक्षा संबंधी कौशल, ठीक है, गणितीय संक्रिया का विकास होना चाहिए, मापतोल की इकाइयों से परिचित कराना चाहिए बच्चे को, और मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास बच्चे में होना चाहिए। ये सभी हमारे क्या है, प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य हैं। ठीक है, कि हमें बच्चे को संख्याओं से परिचित कराना चाहिए, माप तोल की चीजों से परिचित कराना चाहिए, प्राथमिक स्तर जो कि हमारा 1 to 5th क्लास तक का होता है। और मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास बच्चे में यहाँ से होना चाहिए कि अगर हम उसे कोई मूर्त चीजें दिखा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड वो अमूर्त चीजों की जो है चीजें को मतलब समझ सके। नेक्स्ट आता है हमारा उच्च स्तर पर। तो उच्च स्तर पर क्या होता है, इसमें बच्चा अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, मतलब हम बच्चे को पहले चीजें इमेजिनेशन में कराते हैं, फिर हम बच्चे उसे अगर मूर्त चीजें दिखाएं तो इस धारणा का विकास बच्चे में इस स्तर पर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है
समस्या समाधान कौशल का विकास, कि समस्या समाधान करने के कौशल का विकास बच्चे में उच्च स्तर पर हो जाना चाहिए। फिर है परिकलन संबंधी कौशल का विकास, कि परिकलन मतलब कि जो भी हम मापतोल का तो बच्चे में प्राथमिक स्तर पर हो जाए, परिकलन मतलब ये आपने देखा होगा जो त्रुटि वगैरह है या जो त्रुटियां विश्लेषण है, जो परिकलन है, जो माप बड़े लेवल की हो जाती है, वो उच्च स्तर पर हमारी क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है जब स्तर ना दिया हो तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं के सोच का गणितीकरण करना होगा। अगर मान लीजिए आपसे स्तर की बात ना करके क्वेश्चन पूछ ले कि गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो स्तर नहीं दिया हुआ तो आपको बताना है कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीकरण करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका पेडागोजी का सेशन पूरा कंप्लीट होता है। मतलब 40 मिनट्स में हमने जो है पेडागोजी कंप्लीट की है। एंड मेक श्योर अगर आप ये वीडियो बिल्कुल अपने ध्यान से देखी होगी तो आप कोई भी मॉक टेस्ट उठाकर अगर लगाते हैं तो आप इजीली बहुत सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे इसमें से। ठीक है, तो पेडागोजी का सेशन हमने कंप्लीट किया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना कंटेंट का जो भी हमारा पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, पेडागोजी में हमें फिर भी इतना टाइम नहीं लगा है जितना टाइम हमें कंटेंट पे लगेगा, क्योंकि वहाँ पेडागोजी में हमने चीजें जो थी बस लिखी हुई है, वो हमें एक बार पढ़नी है और समझनी थी। यहाँ पे क्या है, आपको फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, आपको सभी चीजें क्या है याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो फॉर्मूले हैं समझने पड़ेंगे आपको सभी चीजें। तो सीटेट का जो मैथ्स है उसके अगर हम कंटेंट की बात करें, उसमें जो है हमारा मापन है, संख्या है, जोड़ना और घटाना है, विभाजन है, गुणा है, ज्यामिति है, समय है, आयतन, डाटा हैंडलिंग और पैटर्न है। ठीक है, तो इसमें से मैंने आपको जो इंक्लूड इसमें नहीं किया है, एक तो आपका जोड़ना और घटाना नहीं इंक्लूड है इसमें, वो मैं आपको ऐसे ही बेसिक में बताने वाली हूँ। बाकी मापन, संख्या, विभाजन, ज्यामिति, समय और ये हमारा आयतन, पैटर्न, ये सब पैटर्न हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। पैटर्न क्या होता है हमारा, बस जो हमने छोड़ा है यहाँ पर आपका यही एक क्वेश्चन जो छोड़ा है वो है अभी डाटा हैंडलिंग, जिसके मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं, बाकी सभी कुछ इसमें इंक्लूड है। तो डाटा हैंडलिंग एंड अगर आपको कोई और भी टॉपिक लगता है तो उससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स के साथ वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अपना मापन का टॉपिक। मापन के टॉपिक में हमारे दो चार पांच हमारी जो राशि है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो है भार। एक सेकेंड, ये आपका थोड़ा इधर हो गया है। भार हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में, और लंबाई किस में नापते हैं, हम मीटर में। समय का मेजरमेंट हम वैसे तो टाइम सेकंड टाइम मिनट वगैरह सभी में करते हैं, लेकिन जो सबसे स्टैंडर्ड हमारी यूनिट होती है वो होती है हमारी सेकंड। आयतन का जो मापन होता है वो हम करते हैं लीटर में। ठीक है, ये कुछ आपकी बेसिक चीजें थी। अब एक है सबसे मेन जो आपके यहाँ पर है, आपको लीटर, मीटर, ग्राम को जब आपको डेका, हेक्टर, किलो में चेंज करना है तो आपको किस तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये देखिए, जब हम जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे इधर लेफ्ट हैंड साइड में है मिली, सेंटी, डेसी, और इधर है डेका, हेक्टो, किलो। ये आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए, मिली, सेंटी, डेसी, या डेसी, सेंटी, मिली, जिस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, और हेक्टा, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, तो जब आप मीटर को डेका मीटर में चेंज करते हैं तो आपको क्या है 1/10 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसी तरीके से, एक सेकेंड मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ। इसी तरीके से जब आप हेक्टो में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है 1/100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब हम राइट हैंड की तरफ चल रहे हैं हमें डिवाइड करना है, और जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहे हैं हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम मीटर को अगर डेसी मीटर में चेंज करते हैं तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है। 1 मीटर को अगर हम डेसी मीटर में चेंज करें तो 10 डेसीमीटर उसमें आएंगे। अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 सेंटीमीटर आएंगे सॉरी, और अगर मिली में चेंज करें तो 1 मतलब 1000 मीटर आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब हम डेका को मीटर में चेंज करते हैं, मीटर को सॉरी डेका में चेंज करेंगे तो 1 मीटर को अगर हम डेका में चेंज करते हैं 1/10 डेका मीटर, 1/100 हेक्टोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। इस तरीके से हम चेंज करेंगे। आप इसे याद कर सकते हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ को जा रहे हैं तो हम गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, और जब हम राइट हैंड की तरफ को जा रहे हैं तो भागते हुए जा रहे हैं। ठीक है,
लेफ्ट हैंड की तरफ गुनगुनाते जा रहे हैं और राइट हैंड की तरफ हम क्या जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं। राइट हैंड में है हमारा मिली सेंटीडेसी और इसमें है हमारा डेका हेक्टो किलो। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होंगी चीजें। आपका 1-2 क्वेश्चन लगभग आ जाता है कभी यहाँ से कि इसे सेंटीमीटर में चेंज करो। यहीं से हम अपना क्या है देखिए, जोड़ का, घटा का, गुना का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई भी चीजें जोड़ने के लिए दी हैं, 2 ये लिखा है आपका यहाँ पे, अगर 2 सेंटीमीटर और उसमें आपको ऐड करना है 2 मीटर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको ऐड करना है। तो जब भी आप ऐड करेंगे सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर ले या मीटर को क्या करेंगे आप सेंटीमीटर में चेंज करके, ठीक है। तब यूनिट सेम करके ही आपको ऐड करना है, यूनिट सेम करके ही आपको सब्सट्रैक्ट करना है, यूनिट सेम करके ही आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो जोड़ घटा गुना ये आपकी कोई बड़ी चीज नहीं है, आप सभी को आती है, इसीलिए ये टॉपिक मैंने इंक्लूड यहाँ पर नहीं करना नहीं उचित समझा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका बहुत मेन और इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला, और ये इससे आपके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा है विभाजन और विभाजिता के नियम, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको विभाजन का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, भाज्य बराबर भाजक, यहाँ पे आपका ये है मल्टीप्लाई, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जो भाजक होता है आपका वो होता है जिससे आप संख्या को भाग दे रहे हैं, भागफल होता है जिसको आप भाग दे रहे हैं, भागफल सॉरी यहाँ पे आपका आएगा भाज्य, ये यहाँ पर आपका आएगा, एक सेकेंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा आपका भाज्य आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही होता है कि अगर आप नोट्स ले लेते हैं, नोट्स में कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, तो आपको वीडियो भी कंप्लीट देख लेनी चाहिए। यहाँ पर आपका है भाज्य और यहाँ पर आपका है भागफल। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि संख्या का आपका भाज्य है 5, भागफल है 6 और शेषफल है 0, तो आपसे पूछा है कि भागफल कितना आएगा, तो आप इजीली उसको निकाल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि भाजक भाज्य भागफल होते क्या है, तो आप एक बार यहाँ पर देख लेंगे, ये होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है भाज्य। मैं लिखने की कोशिश करती हूँ इससे, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा भाज्य। अब कुछ इंपोर्टेंट नियम है जो हम देखेंगे कि विभाजन के नियम, क्वेश्चन आपके मोस्टली पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी टेट है चाहे आपका सी टेट है, सभी एग्जाम में लगभग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा ही। तो विभाजन के नियम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दे देते हैं, मान लीजिए कुछ भी संख्या लिख के, ये हो गया आपका जैसे 7, 2 और यहाँ पे हो गया आपका x और यहाँ पे आपका y और यहाँ पे हो गया आपका 0। इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन अगर लिख के दे देते हैं, मान लीजिए पूछे कि यह निम्न में से किन संख्याओं से विभाजित है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको विभाजन के सभी नियम अच्छे से पता होने चाहिए। तो अगर आपको नियम पता है तो आप इजीली अपना नियम लगाकर देख लेंगे कि अगर ये 2 से विभाजित है तो यहाँ पर मान लीजिए आपसे पूछे कि क्या ये 2 से विभाजित है, तो y की जगह क्या आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 4 से विभाजित, 2 से विभाजित तो 0 हो ही जाएगा, 4 से विभाजित है तो आपको अगर 4 से विभाजन का नियम नहीं पता है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पहले देखने हैं अपने सारे नियम, ठीक है। 2 से विभाज्य, यदि किसी संख्या के अंत का अंक क्या है, अंत का जो अंक है वो हमारा क्या है, 2 से, या तो 2 से विभाजित या 0 हो, ठीक है। 2 से विभाजित मतलब जो कि 2 के टेबल में आता है, 2 4 6 8 10 0 आ जाएगा आपका, बस ये। तो अगर इसके लास्ट की टर्म्स हमारी 0 या 2 से विभाजित है तो हमारी संख्या क्या होगी, टोटल 2 से विभाजित होगी। इस तरीके से नेक्स्ट है आपका 3 से विभाज्य, ठीक है। तो अगर हमारी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, मतलब सारी संख्या मान लीजिए हमारी ये लिखी हुई है, कोई भी संख्या है हमारी 7, 2 और ये लिखा है आपका यहाँ पर 9, तो हम उस पूरी संख्या को ना जोड़कर, मतलब पूरी संख्या को डिवाइड ना करके इन संख्या का सम कर लेंगे। 9 और 2 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा आपका 28। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, उससे विभाजित नहीं हो रही है 3 से, तो ये हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य का हमारा क्या नियम है, जो हमारी संख्या हो उसके अंतिम अंक 2 अंक, यहाँ पर हमें कितने लेने हैं, अंतिम 2 अंक या तो 4 से विभाजित हो या अंत में क्या हो, हमारी डबल 0 हो, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलना है आपको ये सभी कुछ। अब नेक्स्ट है हमारा 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य में या तो अंतिम अंक हमारा 0 हो या क्या हो, 5 हो।
6 से विभाज्य, तो जो संख्या हमारी 2 और 3 के दोनों नियम हमें लगाकर देख लेने हैं। अगर 2 और 3 से विभाजित है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। 7 से विभाज्य, आखिरी के 3 अंक, 7 से का आपका थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए, आखिरी के 3 अंक और बचे हुए अंकों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपकी 4 अंकों की इस तरीके से कोई संख्या है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को, ये जो लास्ट में 3 लिखे इन्हें सम करके उसमें से 7 माइनस कर लेना है। तो जो हमारी संख्या आएगी वो बचे हुए अंक, उसका डिफरेंस या क्या होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित का आपका बिल्कुल सिंपल नियम है, या तो अंतिम अंक 8 से 3 अंक, ये देखिए 2, 4 और 8 का हम किस तरीके से करें, 1 अंक, 2 में हमने लिया 1 अंक और 1 जीरो, 4 में लिए हमने 2 अंक और 2 जीरो, और 8 में लिया हमने 3 अंक और 3 जीरो। नेक्स्ट है 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य में अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, बिल्कुल सेम एज 3 की तरह है ये, ठीक है। 10 में आपको पता ही है अंक 0 होनी चाहिए अंतिम में। 11 से विभाजिता का आपका यही है, थोड़ा 7 के जैसा ही है ये, लेकिन थोड़ा उससे हटके है, पर थोड़ा डिफिकल्ट है। सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए। देखिए जैसे कि ये लिखी हुई है संख्या आपकी, ठीक है, इस तरीके से आपकी संख्या सम, यानी कि जो दूसरे नंबर पे है, फिर जो चौथे नंबर पे है, और फिर जो छठे नंबर पे है, तो इनका सम कर लेंगे, कितना आएगा, 5 और 2 7, 7 और 9 हमारा कितना आ जाएगा, 16, तो 16 हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। माइनस, फिर जो हमारे विषम बचे, यानी कि जो पहले पे है, जो फर्स्ट नंबर पे है, जो थर्ड नंबर पे है, और जो हमारा 6 नंबर पे है, ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ पे और 6 पे, तो 5 और 6 कितना हो गया हमारा 11, तो हमने इसे यहाँ पर लिख दिया। 16 में से जब हमने 11 माइनस करे तो ना तो 0 आया और ना ही 11 से हमारा विभाज्य आया, तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। इस तरीके से हम 11 से विभाज्य का निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ज्यामिति का, कुछ बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सारी फिगर्स आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट में, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए, सभी फॉर्मूले, सभी फिगर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप ये क्वेश्चन इजीली हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, एक सरल बंद आकृति की परिसीमा की एक सरल बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई उसका क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है, ठीक है। परिसीमा मतलब उसकी चारों साइड्स जो भी हैं, जितनी भी उसकी साइड्स है, वो पूरी उसकी क्या हो जाएगी, परिसीमा हो जाती है, और उस पूरी परिसीमा की लंबाई हमारी क्या होती है, उसका परिमाप होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, क्या होता है, एक सरल बंद आकृति से घिरे क्षेत्र की माप होती है। ये पूरा कंप्लीट आपको क्षेत्रफल और परिमाप हो गया। अब हम बात करें अगर आयत के परिमाप की, तो आयत में ये देखिए, ये होता है हमारा L, और इधर भी कितना होता है हमारा L, ये होता है हमारा B यानी ब्रेड्थ, और ये होता है हमारा ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई। तो इसमें हमारे 2 लंबाई हैं और 2 ही क्या है, चौड़ाई हैं, तो इसका परिमाप आप निकालेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, और बाहर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है उसकी आकृति से घिरे क्षेत्र की माप, तो लंबाई और चौड़ाई से घिरा हुआ है, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका L इंटू में L मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा हमारा B, ठीक है। परिमाप का अगर हम वैसे फॉर्मूला देखें 2L प्लस बी, क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी। अगर हम बात करें इसके विकर्ण की, देखिए जो ये होता है हमारा विकर्ण होता है, तो पहले तो बात करें अगर हम रेक्टेंगल के एंगल्स की, तो सभी एंगल इसके कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल हमारा, ये एंगल भी हमारा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो गया ये हमारा एंगल, ठीक है। ये है हमारा बी और ये है हमारा L, अगर हमसे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी शेप आएगी हमारी, नेक्स्ट शेप है हमारी वर्ग, ठीक है। सॉरी, देखिए वर्ग क्या है हमारा, एक वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ये इसकी कितनी भुजाएं हैं, 4 हैं, और 4 क्या है, इक्वल है, तो इसलिए मान लीजिए हमारी ये भी A है, और ये भी A है, और ये भी कितनी है, A है, और ये भी कितनी है हमारी A है, तो 4 गुना भुजा हो जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, यानी इसका फॉर्मूला होता है हमारा A स्क्वायर, ठीक है, A पर इस तरीके से स्क्वायर,
ठीक है। वर्ग का भी प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री का ही होता है, और अगर हम इसके विकर्ण की बात करें पाइथागोरस से ही निकल के आएगा हमारा a√2। ठीक है। वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण वर्ग का महत्वपूर्ण क्षेत्रफल इस तरीके से, जैसे कि हमने डिस्कस किया है भुजा गुना भुजा, ये इसका हमने सभी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। विकर्ण होता है इसका a√2। ठीक, अगर हमें विकर्ण निकालना हो a√2, इस तरीके से इसका हम निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है हमारा, 3 शीर्षों और 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। यह ज्यामिति की मूल आकृतियों में से हमारा क्या है, एक है। ठीक है। त्रिभुज की कुछ शेप के आधार पर तरीकों में हमने विभाजित किया हुआ है, जैसे कि है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज हमारा कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी साइड समान ना हो, मतलब एक भी भुजा की जो हो लंबाई वो सेम ना हो, अलग अलग हो, तो उसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमारी क्या होती है, दो भुजाओं की लंबाई सेम होती है और एक की होती है हमारी अलग। ठीक है। तो समद्विबाहु नाम से ही पता चल रहा है जिसकी दो भुजाएं हमारी क्या हो, समान हो। एक होता है हमारा समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं जो होती है समान होती है, वो हो जाता है हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है। कोण के जो एंगल्स होते हैं उनके आधार पर त्रिभुज को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया हुआ है, जैसे कि है हमारा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इस तरीके से। ठीक है। तो न्यून कोण क्या होता है, जिसका प्रत्येक एंगल क्या हो हमारा 90 डिग्री से छोटा हो। और समकोण क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या हो हमारा 90 डिग्री हो, तो वो हो जाता है हमारा समकोण। और अधिक कोण क्या होता है, जिसका हमारा एंगल क्या हो 90 डिग्री से ज्यादा बैठता है, वो हो जाता है हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। और त्रिभुज की अगर हम बात करें, तीनों कोणों का योग कितना होता है आप सभी को पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है तो होता है 180 डिग्री। कभी कभी क्वेश्चन में आपको मान लीजिए जिस तरीके से जैसे ये दिया हुआ ना, यहाँ पर ये ना देकर यहाँ पर आपको लिख देता है एक्स, कि एक्स की वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है, ये जितनी भी है 60 और 90 इनको प्लस करके 180 में से माइनस करना है, तो आपकी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे 90 और 60 को अगर आपने ऐड किया, कितना आया, ये देखिए यहाँ पर आ जाता है आपका, इन दोनों को जब आपने किया 150, तो जब आप इसमें से x की वैल्यू निकालोगे तो 180 में से अगर आपने 150 माइनस किए, कितना आएगा आपका 30 डिग्री। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, एक एंगल ना देके वहां पर x या y कुछ लिख देता है, तो आपको इस तरीके से निकालना है। अभी एक चीज और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है आपका, एक सेकेंड, आपसे अगर क्वेश्चन में कोई पूछता है कि कोटि पूरक एंगल, कोई एंगल देके उसका कोटि पूरक पूछे, तो आपको जो भी एंगल दिया होगा उससे क्या करना है, 90 में से माइनस करके निकालना है। और अगर आपसे समपूरक पूछे तो आपको 180 में से माइनस करके निकालना है। ठीक है। ये देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं त्रिभुज के जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम बेसिक त्रिभुज के फॉर्मूले की बात करें तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दे दे कि त्रिभुज की आधार इतनी है, ऊंचाई इतनी है, क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको इसीलिए फॉर्मूला रखना है। क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल इतना है, आधार इतना, ऊंचाई पूछनी है, तो भी आपको रखना है। सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है आपका क्षेत्र त्रिभुज का, ये है विषम बाहु के लिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां ए बी सी क्या है आपकी, ये जो साइड्स होती है ना आपकी, जैसे ए की वैल्यू हो गई हमारी 4, ए की 4, बी की 5 और सी की कितनी हो गई 3। और एस कैसे निकलता है, ए प्लस एस का निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद करना है आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी में पुट करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से समद्विबाहु भी आप इसी में वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल आपका यही हो जाएगा सेम। समद्विबाहु में क्या करोगे, जैसे कि आपका समबाहु है तो सब जगह आप ए पुट कर सकते हैं, और विषम बाहु है तो एक जगह, दो जगह ए और एक जगह बी। तो ये सभी बेसिक फॉर्मूले आपके इसी से निकल के आए हैं। ठीक है। समबाहु त्रिभुज की अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो फॉर्मूला है आपका √3/2 इंटू भुजा। ठीक है। आगे चलते हैं। त्रिभुज से संबंधित कुछ आपकी परिभाषाएं हैं जिन्हें आपको देखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन में बिल्कुल आपसे टू द पॉइंट पूछ ली जाती हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है। सॉरी। सबसे पहला है हमारा अभिलंब। किसी त्रिभुज में एक भुजा के विपरीत शीर्ष भुजा पर डाला गया लंब हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है। देखिए इस तरीके से, जब हमने इस पे इसे डाला, इसे भी हम अभिलंब बोलते हैं। इससे यहाँ पर डाला, इसको भी हम क्या बोलते हैं,
अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, माध्यिका। शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। देखिए उसने कहा शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, ये हमारी एक तरीके की क्या हो जाती है, माध्यिका हो जाती है, शीर्ष के बिल्कुल सामने वाले से। ठीक है, अगर हम अभिलंब की बात करें तो वो आप शीर्ष से ही नहीं लेकर कहीं पर भी डाल सकते हैं, लेकिन माध्यिका क्या होगी, हमारी शीर्ष से ही ली जाएगी। नेक्स्ट है कोण समद्विभाजक, वह रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष से प्रारंभ होता है एवं कोण को दो समान भागों में बांटता है। ठीक है, यही इसको हम बोल देंगे कोण समद्विभाजक। ठीक है, भुजा का लंब समद्विभाजक, जो त्रिभुज की भुजा के साथ समकोण बनाते हुए इसे समान भागों में बांटे। ये बहुत सारी डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, लंब केंद्र कहाँ होता है, त्रिभुज वह बिंदु जहाँ किसी त्रिभुज के तीनों अभिलंब आपस में मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए आपने एक अभिलंब ये डाला, एक अभिलंब ये डाला और एक अभिलंब आपने ये डाला, तो ये पॉइंट है आपका, ये हो जाएगा हमारा लंब केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रक, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और इस तरीके से कंप्लीट हमने 1 आवर्स कर लिया है क्लास के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल कंटिन्यू मैं बैठी हुई, बिल्कुल कंटिन्यू मैं इसे क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सभी के लिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो मेरा मानना यही रहता है हमेशा से ही, यूपी टेट के लिए भी मैंने जो मैराथन क्लास अगर मुझे जो प्रोवाइड करानी थी, मैंने काफ़ी दिन पहले, लगभग 6-7 दिन पहले वो आपको प्रोवाइड करा दी थी। क्योंकि अगर मैं उसे 1 या 2 दिन पहले प्रोवाइड करती हूँ कि मान लीजिए इसलिए कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा हो जाएं, आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो वो मैं प्रेफर नहीं करूँगी। क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को अच्छे से तो वो लगभग 7-8 दिन पहले ही पढ़ते हैं, तो मेरा मानना हमेशा से यही है। ठीक है, देखिए त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु केंद्रक क्या सेंट्रॉइड कहलाता है। और केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को हमारा क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, अंतः केंद्र क्या है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो अंतः केंद्र हो जाता है। नेक्स्ट हमारी फिगर आई है अब चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीट। चतुर्भुज जो होता है हमारा वो कई टाइप्स का होता है, सभी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ज्यामिति में कुछ पोर्शन आपका नहीं बचेगा। ज्यामिति क्या, आपका सीटेट का बहुत सारा सिलेबस यहाँ पर कवर हो चुका है। मैं कंप्लीट नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी है कि 1-2 टॉपिक आपके बच गए हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है आप कमेंट में जरूर बताएं, उनके नोट्स आपको क्लास के साथ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चतुर्भुज, एक सेकेंड, ये देखिए वह समतल बंद आकृति जो 4 रेखाखंडों से बनी होती है चतुर्भुज कहलाती है। एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष व 4 ही कोण होते हैं। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे कि हमने देखा था कि जो ट्राइंगल है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस तरीके से हमारे चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। आयत भी हमारा एक चतुर्भुज है, वर्ग भी, और उसके अलावा हमारे समलंब, समांतर और समांतर चतुर्भुज, और एक हो जाता है हमारा चक्रीय चतुर्भुज। 1 बाय 1 करके सारे चतुर्भुज देखते हैं और उसी के साथ उनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए समलंब चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज हमारा क्या होता है। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज हमारा मतलब जिसकी 2 विपरीत भुजाएं समांतर हो और 2 विपरीत भुजाएं समांतर ना हो। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं हमारी समांतर हो और ये वाली ना हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। तो जो ये समांतर भुजाएं हैं ये, और इनटू में जो ऊंचाई होती है हमारी, ये यहाँ से जो एल्टीट्यूड डलता है इसकी ऊंचाई को हम लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका 1/2 समांतर भुजाओं का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई भी, इसका फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज।
एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो तथा सम्मुख कोण समान हो, किंतु कोई भी एंगल हमारा क्या ना हो, 90 डिग्री का ना हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक युग में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक युग में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ सूत्र हैं हमारे। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का फॉर्मूला है हमारा लंबाई गुना ऊंचाई और परिमाप लंबाई गुना चौड़ाई और परिमाप इसका हमारा हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज के एग्जाम्पल की, तो रेक्टेंगल उसका एक आपका एग्जाम्पल है। समचतुर्भुज देख लेते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो कैसा हो जाएगा, हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वर्ग है एक तरीके का। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, यानी कि जो इसके विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को कितने पर काटेंगे, 90 डिग्री पर कट करेंगे। ठीक है, समचतुर्भुज से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं। इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल और परिमाप वही हमारा वर्ग की तरह कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा इसका परिमाप हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा बहुभुज का। तो बहुभुज क्या होता है हमारा, बहुभुज सरल रेखाओं से घिरी 2D यानी द्विआयामी ज्यामितीय आकृति है जिसकी भुजाओं की संख्या सीमित होती है। रेखाएं या रेखाखंड से घिरी लगभग सभी ज्यामितीय आकृति बहुभुज होती हैं। ठीक है, बहुभुज हम जो हमारा, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, सभी हमारे क्या है, ये बहुभुज ही हैं। ठीक है, बहुभुज के रूप में परिभाषित किया जाता है। मुख्य रूप से बहुभुज की भुजाएं सीधी रेखा के खंड से बनी होती हैं जो एक दूसरे से अंत तक जुड़ी होती हैं। ठीक है, बहुभुज के प्रकार की अगर हम बात करें, 3 या 4 टाइप्स के होते हैं हमारे। सबसे पहले आ जाता है हमारा नियमित बहुभुज। किसी भी बहुभुज की भुजाएं, किसी भी बहुभुज की सभी भुजाएं एवं कोण एक दूसरे बराबर माप के हों तो उसे नियमित बहुभुज कहा जाता है। ठीक है, जैसे वर्ग और समबाहु त्रिभुज आदि। ठीक है, भुजाएं और कोण एक दूसरे से बराबर माप के हों। फिर आ जाता है अनियमित बहुभुज, जिसमें बहुभुज की सभी भुजाएं एवं कोण अलग अलग माप के हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनियमित बहुभुज बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज या आयत पतंग आदि। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शन देके पूछ ले कि इनमें से कौन सा अनियमित बहुभुज है, कौन सा नियमित बहुभुज है, तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप इजीली क्वेश्चन लगा लेंगे। एक होता है उत्तल बहुभुज, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके टू द पॉइंट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो तो उसे उत्तल बहुभुज कहा जाता है। और ऐसा बहुभुज जिसका एक या एक से अधिक कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे अवतल बहुभुज कह सकते हैं। किसी भी बहुभुज में 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो सकती हैं। अब बहुभुज के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीटेट, रीट, यूपीटेट सभी टीचिंग एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपको इन सभी के फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए, जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा बहुभुज के कुल अंतः कोण का योग। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए भुजा देकर पूछने लगे कि इसके अंतः कोणों का योग कितना है, ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन जो भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपसे पूछा है ट्रायंगल के कुल अंतः कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, आप इजीली समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को देखते ही। ये देखिए, ये इसके सभी अंतः कोणों का योग पूछा है। तो आपको पता है ट्रायंगल में साइड्स कितनी है, 3, तो आपने n की जगह क्या पुट कर दिया, 3। 3 - 2 × 180, तो कितना आ गया आपका आंसर 180। और त्रिभुज के अंदर के जितने कोण है उनका योग आप सभी को पता है कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। तो इस तरीके से अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला आपका ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण। तो समबहुभुज अगर आपसे देकर पूछता है और उसकी साइड दी है तो फॉर्मूला आपको लगाना है n - 2/2 में 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण। बहिष्कोण निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत आता है ये सीटेट में, तो 360/n। और अगर पूछे बहुभुज के कुल बहिष्कोण का योग तो वो आपको फिक्स याद रखना है, 360 डिग्री होता है। बहुभुज के विकर्ण की संख्या अगर आपसे पूछे, फॉर्मूला है n - 3/2।
ठीक है। इस तरीके से आपको बहुभुज के सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको पता होंगे आप इजीली लगा देंगे सारे क्वेश्चन और इजीली सोल्व कर लेंगे। इतने बड़े क्वेश्चन ये बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एन की वैल्यू देकर या कोई फिगर देकर। फिगर में सबसे पहले आपने देखनी है साइड्स के बाद आपको एन की वैल्यू पता चल जाएगी, उसके बाद आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा संख्याओं का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत तरीके की संख्याएं होती है, सभी कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पता नहीं आप कितने क्वेश्चन लगा लेंगे, कई सारे क्वेश्चन आपके संख्या से क्योंकि पूछे जाते हैं। ठीक है। तो संख्याओं के प्रकार से लेकर चलते हैं हम, बहुत सारे प्रकार हैं। आज इस क्लास को अगर आप कंप्लीट देखते हैं आप संख्याओं को कोई भी प्रकार ऐसा नहीं रहेगा जिससे आप परिचित न हो पाए। ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा प्राकृत संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। गिनती की सभी प्राकृत संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका यहीं से निकल के आ जाता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगर आपसे पूछे कि उसमें जीरो को शामिल किया जाता है तो नहीं किया जाता। ये संख्या हमारी जीरो से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में हम जीरो को इंक्लूड करते हैं। पूर्ण संख्याओं में हमारे जो होल नंबर होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें हमारा जीरो भी शामिल होता है। तो इसकी डेफिनेशन यही बन गई कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी शामिल कर लेते हैं तो वो हो जाती है हमारी पूर्ण संख्या। सम संख्या, आप सभी परिचित होंगे सम संख्याओं से। तो जो संख्याएं दो से कट जाती हैं वो हो जाती है हमारी सम संख्याएं, और जो संख्याएं दो से विभाजित ना हो वो हो जाती है हमारी विषम संख्याएं। अब छोटी संख्याओं में आप देख लेना, बड़ी संख्याओं में कैसे देखेंगे। बड़ी संख्याओं में वही आपको लगा लेना है विभाजिता का नियम। मान लीजिए जैसे कि ये है 7 to 8, तो आपको क्या करना है, एक सेकेंड, 7 to 8 लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इसका लास्ट डिजिट देखनी है, वो अगर 2 से विभाजित है तो वो 2 से मतलब पूरी संख्या भी कट रही होगी। इस तरीके से आप सम विषम भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अभी 5th नंबर पर आती है हमारी यौगिक या भाज्य संख्याएं, जिनको हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए, जिन संख्याओं में एक या उससे छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी भाग हो जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं बोलते हैं। एक से भी या उससे किसी दूसरी संख्या से भी अगर वो कट जाए, और ये सम और विषम दोनों हो सकती है। मेन फैक्ट आपका क्या है यहाँ से कि संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। तो यौगिक या भाज्य संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं हमारी, जो खुद से और किसी अन्य संख्या से भी कंप्लीटली हमारी कट जाती हैं। नेक्स्ट है रूढ़ या अभाज्य संख्या। तो जस्ट इसके अपोजिट, जिन संख्याओं में एक या उससे खुद के अलावा किसी से भी भाग नहीं दिया जाता, वो हो जाती है हमारी अभाज्य संख्याएं, या उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। अगर हम बात करें, दो क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। सॉरी प्राइम नंबर आपके अभाज्य संयुक्त रूढ़ संख्याएं हो गई। ठीक है। अब आ जाती है जुड़वा अभाज्य संख्या, ये होता है हमारा। ठीक है। ट्विनिंग प्राइम नंबर्स जो होती हैं, जिनमें 2 का अंतर होता है। ठीक है। 13 में से 11 माइनस करेंगे 12, 17 में से 19 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2। तो जुड़वा अभाज्य संख्या का में अंतर कितने का होता है, 2 का अंतर होता है। अब आ जाता है को प्राइम नंबर। ठीक है। यदि दो संख्या आपस में एक दूसरे को विभाजित नहीं करें और इनका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो मैं वहां पे बता रही थी वो गलत हो गया था, यहाँ पर है। ठीक है। और जो दो क्रमागत संख्याएं होती हैं वो हमेशा आपस में सहभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं। तो 15, 16, 4, 9, और अगर हम बात करें 1 और 2, तो 1 और 2 के अगर हम HCF लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर हम देखें तो ये खुद के अलावा किसी दूसरे से नहीं कट हो रही है। ठीक है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए आगे है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को एकत्रित परिवार, परिमेय और परिमेय जो अपरिमेय दोनों जिसमें आ जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसमें हमारी 2/5 भी और √3 भी सभी आ जाएंगी, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों। अवास्तविक संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं। बात करें अगर हम सम्मिश्र संख्याएं जितनी भी होती हैं हमारी, वो सभी अवास्तविक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्याएं। तो शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। जैसे हम लें 0 से इधर -1, 2 भी, और 0 के इधर चलेंगे तो 1, 2, 3 जितनी भी है हमारे। ठीक है। नेक्स्ट है धनात्मक पूर्णांक।
तो पूर्ण संख्याओं को जिनमें पॉजिटिव होंगी वो धनात्मक और जिनमें नेगेटिव होगा वो हमारी ऋणात्मक। अब बात आ जाती है हमारी परिमेय संख्याओं की। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, जो संख्याएं क अपूर्ण ख या बोले पी अपूर्ण क्यू के रूप में लिखी जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां क और ख दोनों ही क्या हो, यानी पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हो, लेकिन जो क्यू है वो हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात ऐसी संख्याओं के हर के रूप में जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। हर आपके अंश में जीरो हो वो चलेगा, लेकिन हर में जीरो आपके कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में विभक्त कर देते हैं और हर क्या होना हमारा जीरो ना हो, वो हो जाती है हमारी परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जो भिन्न, जो अशांत और न दोहराए जाने वाली हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो हो जाती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट है क्रमागत सम संख्याएं। तो सम संख्याएं जो क्रमिक रूप में लिखी गई उन्हें क्रमागत सम संख्याएं हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसी सम संख्याएं जो क्रमिक रूप में लिखी हो। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एल्जेब्रिक फॉर्म में कि क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, तो आप हमेशा x प्लस 2, एक सेकेंड, x प्लस 2, x प्लस यहाँ पे आपका 3 एंड एंड सो ऑन, इसी तरीके से आप यहाँ तक आगे की लेंगे। अगर आपसे सम पूछता है तभी भी, और अगर आपसे विषम पूछता है तभी भी। क्यों? अगर आप सम ले रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 2 4, 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इस तरीके की लेनी है आपको x प्लस 2 और x प्लस 4। देखिए, जैसे आप यहाँ पर सम संख्या रखेंगे तो 2 2 2 4 और 2 4 कितना हो जाएगा? 6। उसी के बाद अगर आप यहाँ पर विषम रखते हैं तो विषम के लिए भी आपको यही लेनी है, क्योंकि 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 और 3 4 कितना हो जाएगा आपका? 7। ठीक है, तो सम और विषम दोनों में एल्जेब्रिक फॉर्म में आपको यही लेना है। मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सा नंबर आ जाता है हमारा संख्याओं का। आगे आ जाता है हमारा क्रमागत विषम संख्याएं। तो जो विषम संख्या है जो क्रमिक रूप में लिखी हूँ और एल्जेब्रिक फॉर्म में हमें वही लेना है। अब आता है हमारा संपूर्ण संख्या, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं सभी जिनके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगुना हो, संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 1 और 100 के बीच 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं। देखिए किस तरीके से। ठीक है, 6 के अगर हम अपवर्तक देखें 1 2 3 6, तो उसके सभी अपवर्तकों का योग कितना है? 12, जो कि हमारी संख्या से क्या है? दोगुनी है। बस 6 और 28 हमारे 1 से 100 के बीच में 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं। द्विआधारी संख्याएं कौन सी हैं? वे संख्याएं जो 0 एवं 1 से निर्मित होती हैं, वे द्विआधारी संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं मशीनरी के लिए उपयुक्त होती हैं। बाइनरी नंबर्स आपको पता होगा, कंप्यूटर में निकालते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब कुछ और यूजफुल पॉइंट्स हैं आपके संख्याओं से ही रिलेटेड, वो भी डिस्कस करते हैं हम यहीं पर। तो देखिए, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, अगर वैसे तो आपको दिखाई दे ही जाएगा। किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, यदि सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ दी जाए तो सदैव कैसी होगी? विषम संख्या प्राप्त होगी। और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, 2 विषम संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो सदैव हमें क्या होता है? एक सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या की जितनी भी घात हो परिणाम सदैव क्या होगा? सम ही होगा। विषम संख्या की कितनी भी घात हो परिणाम हमेशा विषम होगा। और 1 की अगर हम बात करें, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। यहाँ पे भी आप लोग कई लोग क्वेश्चन गलत करके आए थे। पिछली बार सीटेट का जब एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपको पता होनी चाहिए कि 2 जो है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, सम भी है, और बाकी अभाज्य संख्याएं सारी क्या है? विषम है। सिर्फ 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10 और 1 से 100 तक कितनी है? हमारी 25। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं, यूजफुल पॉइंट है बहुत ज्यादा। प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। और नेक्स्ट है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। 2 क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य होती है, यह भी हमने पीछे डिस्कस ही किया है।
ठीक है। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक सहभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या है मतलब हमने दो अभाज्य संख्या ली, लेकिन अगर हम बात करें सहभाज्य संख्या की तो ये सम और विषम दोनों हो सकती हैं। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो उतने ही संख्या में हम 9 लिखते हैं। जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी हो एक के बाद उतने अंक से कम एक बार शून्य लिखते हैं। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, यही जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है सॉरी, मेरा थोड़ा गला दुख रहा है अभी, क्योंकि हमें हो गया ऑलमोस्ट 1 आवर्स एंड 18 मिनट्स हो चुकी हैं। आगे गुणनखंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है सिलेबस में इंक्लूड है, उससे रिलेटेड आपसे 1 या 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं गुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे हम, ये देखिए, किसी वस्तु जैसे संख्या, बहुपद या मैट्रिक्स को अन्य वस्तु के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड, फैक्टर इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी वस्तु के गुणनखंडों की परस्पर गुणा करने पर वह मूल वस्तु हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, ये देखिए 12 के जब हम गुणनखंड करते हैं 3 × 2 × 2, और जब हम वापस इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही संख्या वापस में मिल जाती है। इसी तरीके से 60 का। ठीक है, अगर हमसे किसी भी क्वेश्चन में पूछे कि गुणनखंड कितने गुणनखंड है इसके, बड़ी से बड़ी संख्या के भी हम गुणनखंड इस तरीके से करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 8, और 3 7 = 1 सेकंड, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और हमारे यहाँ पर 2 पहुंच गया, 3 7 = 21, और एक यहाँ पर आ गया 3 5 = 15, 3 4 = 12, और 3 2 = 6, और 1 इधर आ गया 3 5 = 15। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 8 = 40, और 2 इधर पहुंच गया, 5 5 = 25, 5 1 = 5, और 5 7 = 35, फिर 17 से। तो कुल मिला के इसके हमारे जो गुणनखंड हुए, अगर हमसे कोई लिखने के लिए बोले कि इसके गुणनखंड कितने हैं, तो 3, ये देखिए इंटू में, एक सेकेंड, 3 इंटू में कितना जाएगा आपका 5, फिर इंटू में कितना जाएगा आपका 5, और फिर इंटू में कितना जाएगा आपका 17। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे इसके गुणनखंड हो जाते हैं। अगर हम इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई वापस से करते हैं तो हमें 3 8 2 5 यही संख्या मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं हमेशा कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की निकालने की संख्या हम किस तरीके से देखते हैं वो देखिए। ये देखिए 2 क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर पहला है 72। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछे कि 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सभी गुणनखंडों की घात का योग निकालते हैं। तो देखिए किस तरीके से, पहले हमने 72 के पूरे फैक्टर करे कंप्लीट, तो हमारे फैक्टर आए जो निकल के 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 आई। अगर हमसे इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो जितनी भी पावर है वो ऐड करके हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं 156। तो इसके पहले हमने गुणनखंड करे, उसके बाद इसके गुणनखंड कितने आए हैं, 2 की पावर 2, 3 × 13। तो अगर हमसे इससे पूछे कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हमने इसकी सारी पावर क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। ठीक है, तो 2 प्लस इसकी पावर है 1, और प्लस इसकी पावर कितनी आ जाएगी हमारी, 13 की भी पावर कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा, टोटल आंसर हमारा इसका आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आता है गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आपसे कि इनके गुणनखंडों का योग निकालिए। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ, व्हाट इज द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 600। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 600 का एलसीएम निकालना है। एक सेकेंड, ठीक है, तो जब हम 600 के पहले फैक्टर निकालते हैं तो हमारे इसके फैक्टर निकल के आएंगे 2 की पावर 3, ये यहाँ पे आपका 2 से नहीं है, 5 से कैंसिल है, 5 की पावर 2 एंड 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1। तो गुणनखंड कैसे निकालना है, एक एक को लेना है हमें और उसकी पावर इंक्रीज से डिक्रीजन तक लेके आनी है। जैसे कि 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 पे छोड़ देना, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 पे छोड़ देना, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 पे छोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से जब हम इसे ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1, क्योंकि ये देखिए आपका यहाँ से ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है,
इस तरीके से जब हम इन सारों को ऐड करके इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1860। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने गुणनखंडों की संख्या निकाली थी, इस तरीके से कितनी आई थी हमारी 5। और अगर हमें इसके गुणनखंडों का योग निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखिए इंक्रीज से डिक्रीशन तक पावर छोड़ के आएंगे, 2 की पावर 0 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 2। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 1 2 4 8 1 3 9। जब इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 15 और इसको करेंगे 13। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा तो ये आ जाएगा 195। तो इस तरीके से आप गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं, गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं। मेन 2 क्वेश्चन आपके इसी से आ जाते हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये चीजें बिल्कुल आप नेग्लेक्ट ना करें। आगे बढ़ते हैं अपने, आगे आ जाता है हमारा कुछ आयतन का पोर्शन जिसमें हम घन और घनाभ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम घन और घनाभ में घन, ठीक है। तो घन किसे कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं। घन एक त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल वस्तु आकृति होती है जिसके 6 बराबर आकार के फलक होते हैं और हर फलक क्या होता है, एक वर्ग होता है। अगर हम थोड़ी सिमिलरिटीज देखें तो घन में और वर्ग में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। घन क्या है, हमारी एक ठोस वस्तु है, इसलिए यह एक पार्श्वीय भी है और यह 6 फलक होने के कारण एक प्रकार की षटफलकीय भी होती है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, आपको यहाँ पर एक क्यूब दिख रहा है, ये भी एक क्यूब है। अगर ये गेम कई सारे लोगों ने खेला होगा तो इसकी शेप क्या होती है, हमारी क्यूबिक शेप में ये होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, घन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। घन का आयतन होता है हमारा भुजा की क्यूब। यहाँ मान लीजिए आपने अगर भुजा ली हुई है A तो आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा भुजा की क्यूब। घन का विकर्ण होता है हमारा √3 इंटू में A, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 6a², वेयर A इज साइड, मतलब कि भुजा है आपकी तो 6 भुजा स्क्वायर। अगर घन के किसी फलक का एक का विकर्ण निकालना वो हम ऊपर देख चुके हैं √3 इंटू A। तो ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बस ये 3-4 फॉर्मूले हैं और आपके बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको साइड्स देकर। मैं जैसे कि प्रीवियस में भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, सीटेट के एग्जाम में आपको इतना ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। पेडागोजी के साथ साथ 15 क्वेश्चन आएंगे आपके और वो बहुत इजी होते हैं, तो जो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ्स को लेकर बिल्कुल भी नहीं डरना है। देखते हैं घनाभ। तो घनाभ किसे कहते हैं, जिस वस्तु के 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक कैसा हो, ये थोड़ी सिमिलरिटीज इसकी होती है हमारी आयत से, इसमें L B H तीनों होते हैं। तो घनाभ के कुछ इंपोर्टेंट अगर हम फॉर्मूले देखें तो यही है हमारे। घन का आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बिल्कुल हमारे उसके आयत की तरह। आयत का होता है लंबाई गुना कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसमें हमारी एक ऊंचाई भी इंक्लूड हो जाती है। इसी तरीके से इसके विकर्ण में उसका विकर्ण होता है L² + B²। ये देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है L² प्लस, कभी कभी जब PDF क्रिएट करते हैं ना तो उसमें मिसप्रिंट हो जाती है बहुत सारी चीजें, तो आप लोग ये मत सोचना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई कमेंट करने लगते हैं कि नहीं आता नहीं है या पता नहीं है, वो चीज नहीं है। आपको पता होगा जब PDF क्रिएट करते हैं तो एक ना एक मिस्टेक हो जाती है। तो घनाभ का विकर्ण ये होता है हमारा। और अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, परिमाप की बात करें, तो हो जाएगा 2LB + BH + LH, ठीक है। वेयर B क्या है आपकी चौड़ाई, L है आपकी लंबाई और H है आपकी ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने यहाँ पर घन और घनाभ के आपके लिए, जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ आपको कि किस तरीके से बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि प्रत्येक भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। आपको तीनों चीजें निकालनी है, घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण तीनों, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें इंक्लूड की है जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। भुजा ये है तो आयतन का फॉर्मूला आपका भुजा की क्यूब यानी कि A की क्यूब आपका फॉर्मूला लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 की जब हम क्यूब करेंगे कितना आंसर आएगा आपका 512, ठीक है। बात करें अगर हम घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा 6a²। तो A में आपकी कितनी होती है, A की वैल्यू आपकी है 8, तो जो यहाँ पे आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई 6 × 8 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। तो 8 8 64, 64 के मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे इतना आ जाएगा 384। इस तरीके से घन का विकर्ण आपका होता है √3 × A, तो A की वैल्यू रख देंगे √3 × 8, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 8√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई की छड़ हम रख सकते हैं। अब आपने देखा लंबाई भी है, ऊंचाई भी है और चौड़ाई भी है, तो यानी कि हम घनाभ की बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉरी।
तो जब भी आपसे पूछे कि हम इसमें कितनी अधिकतम लंबाई की छड़ी रख सकते हैं, तो उसमें हमें यानी कि क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपका यही जो मैंने अभी प्रीवियस में लिखा है, एल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर बी स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें वैल्यू पुट करनी है। बिल्कुल सिंपल वैल्यू आपको लिख के दी हुई है, 12, 9 और 8। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे हम, 1 सेकेंड, इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारा जो टॉपिक है समय का, लगभग हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होने वाली है, बस एक टॉपिक याद हुई, तो 2 टॉपिक हमारे बचे हैं यहाँ पर जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा 1.5 आवर हुआ है हमें, 2 घंटे से भी कम समय में हमने सीटेट का जो है मैथ्स का पोर्शन काफी कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, तो 2 घंटे से भी कम का समय आप अपने लिए निकाल सकते हैं अगर आपको सीटेट का एग्जाम देना है अच्छे से। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर 1.5 पौने 2 घंटे की कोई वीडियो देखकर आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलती है। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो यहाँ पे आप 25 आउट ऑफ 30 का स्कोर आसानी से कर लेंगे। ठीक है, समय की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में अगर हम देखें तो 1 घंटे में कितनी होती हैं, 60 मिनट हमारी होती हैं। आगे देखें, अगर 1 मिनट की हम बात करें, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं हमारे, 60 सेकंड्स होते हैं। 1 घंटे में अगर हम सेकंड्स देखें तो कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। आगे देखें, अगर हम एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में होते हैं हमारे 24 घंटे। और एक साल में कितने होते हैं, 365 दिन, अगर हमारा जनरल ईयर यानी सामान्य वर्ष है। और अगर हमारा लीप ईयर होता है तो एक साल में कितने होते हैं हमारे, 366 दिन उसमें हमारे होते हैं। एक साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 12 महीने। और एक महीने में अगर हम दिन की बात करें तो 30, 31, 28 या 29 दिन हमारे होते हैं। 28 और 29 दिन हमारे केवल फरवरी में होते हैं। 30, 31 का आपको पता ही होगा किस तरीके से आप काउंट करते हैं इन्हें। ठीक है, एक सप्ताह में हमारे कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में हमारे। अब देखते हैं कुछ समय और दूरी से संबंधित सूत्र। ठीक है, देखिए, किसी व्यक्ति, गाड़ी या वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये हमारी किसमें हो सकती है, या तो सेकंड में, मिनट में, या फिर घंटे में हो सकती है। तो चाल की अगर हम दोबारा से परिभाषा एक और देखें कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई उस वस्तु की दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसका मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से हमारा है समय, किसी व्यक्ति, गाड़ी या वस्तु द्वारा इकाई चाल में चली गई दूरी को व्यक्ति, गाड़ी या समय, वस्तु का क्या कहते हैं, समय कहते हैं। समय का फॉर्मूला भी हम इसी से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, इसी तरीके से हम दूरी देखते हैं, किसी व्यक्ति, गाड़ी या वस्तु की चाल और वस्तु द्वारा तय करने में लगने वाला समय का गुणनफल क्या कहलाता है, वस्तु की दूरी के बराबर होता है। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, चाल गुना समय। कुछ इंपोर्टेंट है यहाँ से हमारे, जैसे कि 2 गाड़ी अगर एक ही दिशा में चल रही हैं, v1 और v2 स्पीड से, तो गाड़ियों की सापेक्ष गति क्या होगी, v1 माइनस v2। और अगर दोनों गाड़ी हमारी विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो क्रमशः v1 तथा v2 स्पीड से चल रही हैं, तो गाड़ी की सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2। ठीक है, अगर हमें किलोमीटर घंटा में चाल दी हुई है और हमें उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें चाल मीटर पर सेकंड में दी हुई है, हमें उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो समय का टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है। इतना ही था समय के टॉपिक में। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इससे ज्यादा कुछ फालतू क्वेश्चन में देखने के लिए नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मैंने जितना भी मुझसे हो पाया मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया है कंप्लीट वीडियो में। मेरे अकॉर्डिंग 2 टॉपिक आपके रह गए हैं बस। पेडागोजी आपकी कंप्लीट है, कंटेंट के 2 क्वेश्चन, डाटा हैंडलिंग एंड परसेंटेज रह गए हैं, जिसकी मैं एक छोटी सी वीडियो जल्दी ही डाल दूंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक भी आपका रह गया जिसके आपको नोट्स चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। एंड कमेंट सेक्शन में जाकर आप क्या है, मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जहां से आपको इस कंप्लीट क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड होगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है,
तो आई होप सभी हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इस वीडियो पर हम टारगेट रखते हैं 500 व्यूज का। 500 व्यूज कंप्लीट होते ही हम इसके क्या होगी PDF टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बी सेफ एंड बी हेल्दी।